इस वीडियो में हम NISM-8 का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर है फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स के बारे में। इसकी एग्जाम में वेटेज 20 मार्क्स की है, यानी कि काफी हैवी वेटेज वाला चैप्टर है। फॉरवर्ड और फ्यूचर के बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में थोड़ा डिस्कशन किया था कि फॉरवर्ड क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, दोनों की लिमिटेशंस क्या थी और दोनों के यूजेस क्या थे। इस चैप्टर में हम अपनी डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो दो पार्टीज के बीच में डायरेक्टली होता है, बीच में कोई भी एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि हम कोई भी एक असेट है उसको फ्यूचर डेट में बाय या फिर सेल कर लेंगे, जिसकी टर्म्स हम आज ही डिसाइड कर लेंगे। जैसे इमीडिएट परचेज तो क्या होती है कि आपने पैसे दिए और बदले में असेट को ले लिया। डिलेड परचेज में क्या होगा कि आप आज के दिन नहीं खरीदोगे, आप पास से जैसे 6 मंथ्स बाद, 1 ईयर बाद एक फ्यूचर टाइम में उसको परचेज करना चाह रहे हो, लेकिन आप उसकी टर्म्स कि कितना अमाउंट में खरीदूंगा, कितने प्राइस में खरीदूंगा, वो सारी चीजें आप आज ही डिसाइड कर लोगे। लेकिन क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दो पार्टी के बीच में डायरेक्टली होते थे, तो इनमें लिक्विडिटी रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क रहता था। बेसिकली सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट कर सकती थी, और क्योंकि दो पार्टी के बीच में डायरेक्ट हो रहा है, अगर आपको बीच में उसे कट करना हो, जैसे आपने 6 मंथ्स बाद का कॉन्ट्रैक्ट किया और 3 मंथ्स बाद आपको उससे एग्जिट करना हो, तो एग्जिट करना इजीली पॉसिबल नहीं था। तो इसका सोल्यूशन क्या आया था? फ्यूचर्स के बीच में एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज को इन्वॉल्व कर दो। तो फ्यूचर्स क्या थे? स्टैंडर्डाइज्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, कि हम दो पार्टी के बीच में एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज को ले आए। दोनों पार्टी को अब आपस में एक दूसरे को जानना जरूरी नहीं है, वो दोनों ही एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करेंगी। बाय वाली पार्टी भी एक्सचेंज से और सेल वाली पार्टी भी एक्सचेंज से। अब इसमें प्राइस को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स होंगी, उसको एक्सचेंज डिसाइड करेगा। प्राइस किससे डिसाइड होगा? डिमांड और सप्लाई के बेस पर, कि बायर किस प्राइस पर बाय करना चाहता है, सेलर किस प्राइस पर सेल करना चाहता है। जब भी एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा, दोनों एक प्राइस पर एग्री हो जाएंगे, तो प्राइस डिसाइड हो जाएगा। इससे हमारा लिक्विडिटी और काउंटर पार्टी रिस्क ये दोनों तो सोल्व हो गए। लेकिन फ्यूचर्स की भी कुछ लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन क्या है? क्योंकि अब ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को डिसाइड करता है, तो वो कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स डिसाइड करता है, उसमें दो पार्टी चाहें तो भी वो कस्टमाइजेशन नहीं कर सकती। सेकंड, एक्सपायरी डेट्स भी फिक्स रहती है। जैसे जब हम आपस में डील कर रहे हैं, तो हम चाहें तो 1 मंथ बाद की, 1.5 मंथ बाद की, 2 मंथ बाद की, या फिर 3 डेज बाद की, कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जब एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पब्लिश करेगा, तो वो फिक्स एक्सपायरी डेट, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, जो भी होंगी वो केवल फिक्स रहेंगी। कस्टमाइज यहाँ पर भी नहीं हो सकता। फिर जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो लिमिटेड सिक्योरिटीज के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं। फॉरवर्ड का तो क्या है, हम किसी भी असेट के लिए आपस में डील कर रहे हैं, किसी भी असेट के लिए बना सकते हैं। लेकिन फ्यूचर्स क्योंकि एक्सचेंज ड्राइव कर रहा है, तो वो एक लिमिटेड सेट के लिए बनाता है, हर एक असेट उसमें कवर नहीं है। फिर सेकंड, एक्सचेंज क्या करता है? इनिशियल मार्जिन लेता है, फिर डेली मार्क टू मार्केट मार्जिन भी लेता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है, इन्हें कैलकुलेट करना होता है, फिर दूसरे के अकाउंट में डालना भी होता है, तो इससे हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो फ्यूचर्स की कुछ ये लिमिटेशंस भी हैं। अब नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। हमने कहा कि प्राइस को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स एक्सचेंज डिसाइड करता है। तो वो टर्म्स क्या क्या है, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला है अंडरलाइंग असेट एंड प्राइस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसी अंडरलाइंग असेट पर बेस होगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव क्या होता है? जो अपनी वैल्यू किसी अंडरलाइंग असेट, किसी दूसरी चीज से डिराइव करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन रहेगा कि अंडरलाइंग असेट कौन सी है और उसका अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, हमें निफ्टी 50 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये बनाना है, तो उसके अंडरलाइन क्या होगी? जो निफ्टी 50 का एक्चुअल में इंडेक्स होगा। हमें रिलायंस का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो उसके अंडरलाइन क्या होगी? रिलायंस का शेयर, और उसका जो भी कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट में प्राइस चल रहा होगा, वो उसका करंट मार्केट प्राइस हो जाएगा। सेकंड आता है कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर स्लैश कॉन्ट्रैक्ट साइज। जब भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर साइज में होते हैं। जैसे अगर हम स्टॉक्स वगैरह बाय कर रहे हैं, तो हम 1 भी बाय कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, जितना हमारा मन करे उतने बाय या फिर सेल कर सकते हैं। लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके साइज फिक्स होते हैं। जैसे आप 25 के मल्टीपल में ही उन्हें ट्रेड कर सकते हो। ये साइज एक्सचेंज डिसाइड करता है, और हर एक स्टॉक और हर एक इंडेक्स के लिए अलग रहता है। यहाँ पर जो 25 है, ये एग्जांपल लिया है निफ्टी फ्यूचर्स का।
अगर आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स के फ्यूचर में ट्रेड करना है तो उसका साइज है 25। तो आप 25, 50, 75, 25 के मल्टीपल्स में ही ट्रेड कर सकते हो। आप जैसे 10 हो गया, 5 हो गया, इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। आपको मिनिमम 25 यूनिट्स बाय करनी पड़ेगी और उसके बाद उसके मल्टीपल में ही 25, 50, 75 इन्हीं यूनिट्स में आप ट्रेड कर सकते हो। ये हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग हो सकता है और इसे एक्सचेंज डिसाइड करता है। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइम पीरियड भी होता है जिसमें वो ट्रेड कर सकता है। तो जिस भी पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकता है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। तो जो भी इंडेक्स या फिर स्टॉक फ्यूचर्स हैं उनकी 3 मंथ्स की साइकिल रहती है। जैसे अगर हम मान ले कि आज की डेट 19 जनवरी है, तो इसमें 3 मंथ्स की साइकिल कौन सी रहेगी? एक तो जनवरी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एक फरवरी का, एक मार्च का, एक करंट मंथ का, एक नेक्स्ट मंथ का, एक उसके बाद वाले मंथ का। और इनको टर्म दे दी गई है। जो करंट मंथ का है उसे बोल देते हैं नियर मंथ, जो करंट से अगला मंथ है उसे बोल देते हैं नेक्स्ट मंथ, और जो उसके बाद वाला मंथ है उसे बोल देते हैं फार मंथ। नियर, नेक्स्ट, फार। नियर हमारा हो गया करंट मंथ जैसे कि जैन, नेक्स्ट हमारा अगला मंथ फेब, और फार हमारा उससे अगला मंथ मार्च। तो 3 मंथ्स की साइकिल चलती है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सपायरेशन डे। जो भी हमारी ये 3 कॉन्ट्रैक्ट थे, करंट मंथ का, नेक्स्ट मंथ का, उसके नेक्स्ट मंथ का, हर एक की एक एक्सपायरी डेट भी होती है। यानी कि उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगा। जो भी एक्सपायरी डे होगा उस दिन जितने भी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो कि अभी सेटल नहीं हुए, वो सारे के सारे कंपल्सरीली सेटल होंगे। तो एक्सपायरेशन डे क्या होता है? जो भी कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट ट्रेडिंग डे होगा उसको एक्सपायरी डे या फिर एक्सपायरेशन डे कहते हैं। हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायर डे रहेगा। जैसे कि अगर हम एनएससी फ्यूचर्स की बात करें तो उनका एक्सपायरी डे क्या होता है? जो भी कॉन्ट्रैक्ट मंथ का लास्ट थर्सडे होगा। जैसे जनवरी का है तो जनवरी का जो भी लास्ट थर्सडे होगा, फरवरी का जो लास्ट थर्सडे होगा, मार्च का जो लास्ट थर्सडे होगा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लास्ट ट्रेडिंग डे होगा। उसे हम एक्सपायरी डे कहेंगे। उस दिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट सेटल नहीं हुए होंगे, जैसे किसी ने बाय किया है पर इसकी ऑफसेटिंग पोजीशन सेल नहीं किया है, तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट सेटल होंगे। या तो उसकी हमें डिलीवरी देनी पड़ेगी या फिर कैश में सेटल करना पड़ेगा, कि पैसे देकर उसे सेटल करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है टिक साइज। टिक साइज क्या होता है? मिनिमम मूव अलाउड इन द प्राइस कोटेशंस। जैसे हमारे बिड होते हैं बायर, फिर होते हैं हमारे आस्क सेलर्स होते हैं। ये जैसे अपनी कोटेशन देते हैं 4.00, 4 रुपीज में खरीद लूंगा, सेलर बोल रहा है 4.50 में मैं बेच दूंगा। तो इनके बीच में कितनी मिनिमम मूवमेंट अलाउड है? जैसे 4 के बाद अगर किसी को अपना क्योट डालना हो तो 4 भी डाल सकता है, या फिर 3.95 या फिर 4.05 इस तरह से डाल सकता है। अगर उसकी टिक 5 पैसा डिसाइड है तो 0.5 के डिफरेंस पर ही डाल सकता है। जैसे 4 है तो 4.05, 4.10, 4.15 इस तरह से डाल सकता है। ऐसे नहीं डाल सकता 4.02, 4.01। तो जो भी मिनिमम मूव अलाउड होगा उसे हम क्या कह देते हैं? टिक साइज। ये अप साइड में भी अप्लाई होगा, डाउन साइड में भी। जैसे 4, 4.05, इस तरह 3.95, 3.90। आप 3.98, 3.99 इस तरह से नहीं अप्लाई कर सकते। और ये टिक साइज भी हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग रहता है और इसे भी एक्सचेंज ही डिसाइड करता है। फिर नेक्स्ट आता है डेली सेटलमेंट प्राइस। वो प्राइस जिसके बेसिस पर डेली की जो भी पोजीशन होंगी वो सेटल होंगी। एक्सचेंज क्या करता है? एक इनिशियल मार्जिन लेता है, एक आपका डेली मार्क टू मार्केट मार्जिन लेता है, फिर डेली का जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसको सेटल करता है। तो डेली सेटलमेंट प्राइस क्या है? यही मार्क टू मार्केट मार्जिन, कि आज के दिन आपका कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो किस प्राइस पर डिटरमाइन करेगा? डेली सेटलमेंट प्राइस के बेसिस पर। और ये कैसे कैलकुलेट होगा? जो भी लास्ट हाफ एन आवर की वेटेड एवरेज होगी उससे डिसाइड होगा। जो लास्ट ट्रेड हुआ उससे नहीं, जो भी लास्ट हाफ एन आवर की वेटेड एवरेज प्राइस होगा वो आपका डेली सेटलमेंट प्राइस माना जाएगा। और फिर नेक्स्ट आता है आपका फाइनल सेटलमेंट प्राइस। ये वो प्राइस है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, लास्ट ट्रेडिंग डे तक आपने सेटल नहीं किया, तो उस दिन जिस प्राइस पर जो बची हुई ओपन पोजीशंस है वो सारी सेटल होंगी, वो क्या हो गया? फाइनल सेटलमेंट प्राइस। एक्सपायरी डे के दिन जो भी ओपन पोजीशन है जिस प्राइस पर सेटल होंगी वो फाइनल सेटलमेंट प्राइस होता है। और लास्ट दिन जो भी फ्यूचर का प्राइस है वो स्पॉट प्राइस, कि जो भी कैश मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है, अंडरलाइन का प्राइस चल रहा है, उसके इक्वल हो जाता है। दोनों मर्ज होके एक ही हो जाते हैं। तो फाइनल सेटलमेंट प्राइस क्या रहता है? जो भी क्लोजिंग स्पॉट प्राइस है, अंडरलाइन का लास्ट डे जो भी क्लोजिंग प्राइस है वही फाइनल सेटलमेंट प्राइस रहता है। फिर लास्ट आता है ट्रेडिंग आवर्स, कि नॉर्मल डेज में आपकी ट्रेडिंग किस टाइम से किस टाइम तक हो सकती है। तो जो इंडियन मार्केट है उसमें डेली 9:15 AM से 3:30 PM इस बीच में ट्रेडिंग हो सकती है।
और मंडे टू फ्राइडे ही हो सकती है। सैटरडे और संडे हॉलीडे रहता है। इसके अलावा एक्सचेंज एनुअल हॉलीडे भी पब्लिश करता है। जिस दिन मार्केट ऑफ रहेगी उस दिन ट्रेडिंग नहीं होगी। नेक्स्ट हम फ्यूचर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टर्म है बेसिस। बेसिस क्या होता है? जो स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है। इसका फॉर्मूला होता है स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस। अगर स्पॉट प्राइस आपका ज्यादा होगा फ्यूचर प्राइस से तो आपका बेसिस पॉजिटिव आएगा, और अगर स्पॉट प्राइस कम होगा तो आपका नेगेटिव आएगा। तो जो भी स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का डिफरेंस होता है उसे बेसिस कहते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है? स्पॉट प्राइस माइनस में फ्यूचर प्राइस। फिर नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ कैरी। आपने कोई असेट फ्यूचर में जैसे 6 मंथ्स के बाद बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये मान लो आपके असेट थी जैसे कि राइस थे। अब जो राइस है जिसके पास है उसे उसको स्टोर करके भी रखना पड़ेगा, मेंटेन भी करना पड़ेगा कि वो खराब ना हो। तो उन सब चीजों के लिए कुछ कॉस्ट भी लगेगी। तो वही कॉस्ट ऑफ कैरी है कि जो भी आपकी असेट है आपको उसे स्टोर करने, मेंटेन करने या और भी कोई खर्चा है, वो सब करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैरी आ जाएगी। इसमें से आपको अगर उस असेट की वजह से कोई इनकम हो रही है तो वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपकी कॉस्ट माइनस इनकम। अब इनकम कैसे हो सकती है? जैसे जो स्टॉक्स होते हैं उसमें कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड देती रहती है, तो वो क्या है? आपकी इनकम हो रही है। तो अगर कोई भी इनकम हो रही है तो वो आपको सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ कैरी आपकी क्या हो जाएगी? जो भी आपकी स्टोरेज कॉस्ट लग रही है, जो भी उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा लग रहा है, या फिर आपने मान लो असेट को बोरो करके, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने पैसे लेकर उसे बाय किया है, तो जो भी इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है तो वो सारी चीजें आपकी कॉस्ट ऑफ कैरी में आ जाएगी। इसमें से जो भी आपकी इनकम हो रही है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैरी आ जाएगी। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, शेयर का प्राइस है मान लो 100, इंटरेस्ट चल रहा है 6% पर एनम, और डिविडेंड आपको मिला ₹2 का। तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैरी क्या हो जाएगी? यहाँ पर स्टोरेज कॉस्ट तो कोई है नहीं, केवल इंटरेस्ट पेड ये आएगा। तो 6% ऑफ 100 माइनस जो इनकम मान -2, 6 -2 4, 4 आपकी कॉस्ट ऑफ कैरी हो गई। तो आपने 100 में बाय किया, +4 कॉस्ट ऑफ कैरी हो गई। तो आपके लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? 100 + 4 104। जब भी असेट का प्राइस इससे ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। और जो कॉस्ट ऑफ कैरी है वो अलग अलग पार्टिसिपेंट के लिए अलग अलग हो सकती है। क्यों अलग अलग हो सकती है? जैसे मान लो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको कम इंटरेस्ट पर पैसा मिल जाएगा। आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हर एक पार्टिसिपेंट के लिए अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी गुडविल कैसी है। फिर नेक्स्ट आता है मार्जिन्स। अब एक्सचेंज अपने आप को डिफॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए मार्जिन चार्ज करता है। एक्सचेंज ब्रोकर से मार्जिन चार्ज करेगा और ब्रोकर अपने क्लाइंट से मार्जिन चार्ज करेगा, ताकि वो अपने आप को डिफॉल्ट से प्रोटेक्ट कर सके। और मार्जिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनिशियल मार्जिन, एक होता है मार्क टू मार्केट मार्जिन। इनिशियल मार्जिन क्या है? कि फर्स्ट टाइम जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो उस टाइम पर जो आपको मार्जिन लगेगा उसे बोल देते हैं इनिशियल मार्जिन। और मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या है? कि डेली बेसिस पर जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहे हैं उसको सेटल करने के लिए जो मार्जिन लगेगा वो आपका मार्क टू मार्केट मार्जिन हो जाएगा, जो कि डेली सेटल होगा। तो जिनको लॉस हो रहा है उनसे एक्सचेंज मार्जिन ले लेगा, और जिनको प्रॉफिट हो रहा है उनको थोड़ा सा मार्जिन दे देगा, वापस कर देगा। अब इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट कैसे होता है? इनिशियल मार्जिन के लिए एक्सचेंज परसेंटेज डिसाइड करता है कि जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, जितने अमाउंट का आप सौदा कर रहे हो, उसका 10%, 20%, कितने परसेंट चार्ज करना है। जनरली 20% चार्ज करता है, पर ये हर एक स्टॉक के लिए भी अलग अलग हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 10% मार्जिन चार्ज होगा। हम एक निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं जिसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 23,000, और लोट साइज 25 है, कि मिनिमम 25 यूनिट्स तो हमें खरीदनी ही खरीदनी पड़ेगी। अगर हम 25 यूनिट्स बाय करते हैं तो हमें कितना इनिशियल मार्जिन लगेगा? तो 23,000 उसका प्राइस है, 25 बाय करनी पड़ेगी, और 23,000 इंटू 25 इतना, और उसका 10% हमें इनिशियल मार्जिन लगेगा। तो इसका 10%, तो हमारा इतना इनिशियल मार्जिन लगेगा। फिर नेक्स्ट आता है पोजीशंस इन द डेरिवेटिव्स मार्केट। आपकी लॉन्ग पोजीशन भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, ओपन पोजीशन भी हो सकती है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या है? कि आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है। आउटस्टैंडिंग बाय पोजीशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट। आपने केवल अभी बाय किया है, उसको सेल नहीं किया है। आपने अपने ट्रेड को ऑफसेट नहीं किया है। आपने एक बाय पोजीशन को इनिशिएट किया है। जैसे अगर आपने
सेंसेक्स फ्यूचर के 5 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए तो आप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स पर लॉन्ग हो। किसके? सेंसेक्स फ्यूचर्स के। तो लॉन्ग क्या है? बाय पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन क्या है? सेल पोजीशन। आउटस्टैंडिंग स्लैश अनसेटल्ड सेल पोजीशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने सेल कर दिया। फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो कि आपके पास शेयर्स हो ना हो, आप फिर भी उसे सेल भी कर सकते हो। नॉर्मली कैश मार्केट में क्या होता है? पहले आप बाय करते हो फिर सेल करते हो। पर डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है? आप पहले सेल भी कर सकते हो और फ्यूचर डेट में उसे वापस बाय भी कर सकते हो। तो अगर आपने एक सेल पोजीशन को इनिशिएट किया है, यानी कि आपने एक शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट किया है। और ओपन पोजीशन क्या होता है? कोई भी बाय या फिर सेल पोजीशन जो कि अभी सेटल नहीं हुई है, चाहे आपने बाय इनिशिएट किया या फिर सेल इनिशिएट किया, तो वो आपकी एक ओपन पोजीशन हो गई जो कि अभी तक सेटल नहीं हुई है। फिर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पोजीशन। अगर आपने केवल फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे आपने फ्यूचर बाय किया या फिर फ्यूचर सेल किया, पर आपके पास उसकी अंडरलाइन, जैसे आपने डायरेक्ट रिलायंस के फ्यूचर में ट्रेड कर लिया, आपके पास रिलायंस के शेयर्स नहीं थे, पर फिर भी आपने फ्यूचर में या तो बाय कर लिया या फिर सेल कर लिया, एक फ्यूचर में पोजीशन ले ली, जबकि आपके पास अंडरलाइन में कोई भी एक्चुअल शेयर्स नहीं थे, तो उसे हम कह देते हैं नेक्स्ट पोजीशन, कि ये पूरी तरह से आपने स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट कमाने के पर्पज से लिया है। आपका पर्पज यहाँ पर हेजिंग करना नहीं है, कि आपने इसको कम करना नहीं है। आप ट्रेडर हो, आपने ट्रेड के पर्पज से ये ट्रेड लिया है। तो कोई भी ऐसी लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजीशन डेरिवेटिव में जिसके लिए आपके पास कोई भी अंडरलाइंग एसेट नहीं है, उसे हम बोल देते हैं नेक्स्ट पोजीशन। फिर नेक्स्ट आता है कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन। इसमें आप क्या करते हो? दो पोजीशन, फ्यूचर्स में दो पोजीशन लेते हो, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। लॉन्ग क्या करोगे? एक मैच्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट पर, और शॉर्ट डिफरेंट मैच्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट पर। जैसे हमारे नियर, नेक्स्ट और फार 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करते थे। अगर मैं नियर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन ले लूं और नेक्स्ट मंथ में शॉर्ट ले लूं, तो मैंने दो ट्रेड ले लिए, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, और अलग अलग मैच्योरिटी का, एक नियर का एक नेक्स्ट का। तो ये मेरा एक कैलेंडर स्प्रेड हो जाएगा। और यहाँ पर जरूरी नहीं कि मैं नियर में लॉन्ग करूँ और नेक्स्ट में शॉर्ट करूँ। मैं नियर में शॉर्ट भी कर सकता था और नेक्स्ट में लॉन्ग भी कर सकता था, या फिर नेक्स्ट में ना करके फार में भी लॉन्ग कर सकता था। जब भी मैं दो अपोजिट पोजीशन ले रहा हूँ अलग अलग मैच्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट पर, तो वो मेरा कैलेंडर स्प्रेड हो जाएगा। और जैसे मैंने नियर में ली नेक्स्ट में ली, नियर की डेट आ गई, लास्ट थर्सडे आ गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करना खत्म हो जाएगा। फिर मेरी ये वाली पोजीशन अभी भी बच गई। तो जब ऐसा होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, दूसरी पोजीशन अभी भी बची है, तो वो नेक्स्ट पोजीशन बन जाएगी या फिर ओपन पोजीशन बन जाएगी। और सेकंड केस क्या है कि एक्सपायर नहीं हुआ, पर मैंने इनमें से कोई भी एक पोजीशन क्लोज कर दी। पहले मेरी दो पोजीशन थी, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, पर मैंने कोई एक पोजीशन क्लोज कर दी, तो दूसरी पोजीशन अपने आप में नेक्स्ट पोजीशन या फिर ओपन पोजीशन बन जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है ओपनिंग ए पोजीशन। कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड को इनिशिएट करना, इसे बोल देंगे ओपनिंग ए पोजीशन। आपने एक पोजीशन को ओपन कर दिया। क्लोजिंग ए पोजीशन, आपकी कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन थी, आपने उसका अपोजिट ट्रेड लेके उसको क्लोज कर दिया। जैसे पहले आपने बाय किया था तो अब सेल कर दिया, पहले सेल किया था तो अब बाय कर दिया, आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। ओपन इंटरेस्ट क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट येट सेटल्ड, ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। और वॉल्यूम क्या है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड इन ए गिवन पीरियड, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स एक पर्टिकुलर पीरियड में ट्रेड हुए हैं। इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लो दो पर्सन है, ए और बी। अब ये दोनों आपस में मिले, इन्होंने बोला कि हम 5 कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेड कर लेते हैं। ये बोला मैं 5 बाय कर लेता हूँ, तुम 5 सेल कर दो। तो दोनों आपस में मिलके 5 कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेड हो गया। एक बाय और एक सेल मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो 5 कॉन्ट्रैक्ट्स का इन्होंने ट्रेड कर लिया। तो इस पॉइंट पर ओपन इंटरेस्ट हमारा क्या है? 5 है। और वॉल्यूम क्या है? 5 है। कि 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे अभी अनसेटल्ड है। इसने बाय पोजीशन इनिशिएट किया, इसकी ऑफ सेटिंग पोजीशन नहीं ली है। जब ये दोनों अपनी ऑफ सेटिंग पोजीशन भी ले लेंगे, तब हमारा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में चेंज आएगा। अभी हमारा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम सेम है कि 5 कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेड हुआ है। फिर इन्होंने आपस में मिलकर अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लिया। जो इसके 5 बाय थे, इसने सेल कर दिए, इसने 5 बाय करके अपनी पोजीशन को रिवर्स कर दिया। तो 5 कॉन्ट्रैक्ट्स का फिर से ट्रेड हुआ। इन्होंने अपनी पोजीशन को ऑफसेट करने के लिए 5 कॉन्ट्रैक्ट्स का फिर से ट्रेड कर लिया। तो पहले 5 कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेड था, अब 5 कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेड किया, तो हमारी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 10। 5 + 5 10।
लेकिन क्योंकि अब हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं है, जो इनके 5 थे ये आपस में ऑफसेट हो गए, सेटल हो गए। तो अब कोई भी आउटस्टैंडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं है, तो हमारा ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो ओपन इंटरेस्ट तो क्या कहता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं, हमारी ओपन पोजीशन पड़ी है। और वॉल्यूम क्या कहती है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने ट्रेड हुए हैं। अभी हम सेम चीज को थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स को ले आए, ए बी सी डी ई, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स को ले आए। वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट और ट्रेडिंग वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है। अब जो वॉल्यूम होती है वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है। हम यहाँ पर डेली मान के चल रहे हैं कि डेली वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट आएगा। जैसे ए और बी मिले, इन्होंने आपस में 50 कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड किया। ए ने सेल किया, बी ने बाय किया। तो अब हमारे ओपन इंटरेस्ट क्या हो गए? 50 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है और वॉल्यूम भी कितना हुआ? 50 कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड हुआ। फिर जैन 2 नेक्स्ट डे पर सी आया, सी ने 100 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए और डी ने वही शॉर्ट किए। तो 100 कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड हुआ। तो हमारी वॉल्यूम उस दिन के लिए क्या हो गई? केवल जैन 2 की देखें तो 100 कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड हुआ, तो वॉल्यूम क्या हो गई? 100 हो गई। अब हमारा ओपन इंटरेस्ट क्या है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, 100 तो ये ओपन हो गए, 50 पहले से थे, तो 50 प्लस 100 150 हमारा ओपन इंटरेस्ट हो गया। अब फिर ए और ई मिले। ए ने तो क्या किया, जो इसकी शॉर्ट पोजीशन थी उसको ऑफसेट कर लिया, 50 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करके अपनी पोजीशन को ऑफसेट कर लिया। और ई ने इसका जो शॉर्ट, अब इसने बाय किया तो कोई सेलर भी चाहिए, तो ई उन्हें सेल करने आया। यानी कि 50 कॉन्ट्रैक्ट्स का जैन 3 को ट्रेड हुआ, तो वॉल्यूम कितनी हो गई? 50 हो गई। अब ए ने अपनी पोजीशन को ऑफसेट किया था, यानी कि ओपन इंटरेस्ट 50 से कम होना चाहिए, लेकिन ई ने ए की पोजीशन ले ली कि ए ने तो अपने 50 कॉन्ट्रैक्ट ऑफसेट किए थे, लेकिन ई के ओपन हो गए। तो अभी भी हमारा ओपन इंटरेस्ट सेम ही रह जाएगा। जो ए के 50 कम हुए थे, ई ने वो 50 बढ़ा लिए, आपस में ही कैंसिल हो गए। तो हमारा ओपन इंटरेस्ट 150 ही रह जाएगा। फिर जैन 4 को क्या हुआ? सी ने अपनी लॉन्ग पोजीशन को ऑफसेट कर लिया, डी ने अपनी शॉर्ट पोजीशन को ऑफसेट कर लिया। दोनों ने 100 कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड करके अपनी अपनी पोजीशन को ऑफसेट कर दिया। तो वॉल्यूम कितनी हुई? 100। अब दोनों ने अपनी पोजीशन को क्लोज किया है, तो 100 से हमारा ओआई डिक्रीज हो जाएगा। हमारा ओआई क्या रह जाएगा? 50 रह जाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने केवल ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को अच्छे से समझाने के लिए लिया है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। इतना कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओपन इंटरेस्ट क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट येट सेटल। और वॉल्यूम क्या थी? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड इन ए गिवन पीरियड। नेक्स्ट आता है प्राइस बैंड, अलाउड रेंज विद इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट इज परमिटेड टू ट्रेड ड्यूरिंग ए डे। आपने कई बार ये सुना होगा कि इस स्टॉक ने अपर सर्किट मार दिया, इस स्टॉक ने लोअर सर्किट मार दिया। इसका मतलब क्या है? सर्किट का मीनिंग है कि मान लो कल इसका प्राइस क्लोज हुआ था, वो 100 हुआ था, और हमारी 10% की मूवमेंट की लिमिट है कि 10% अपसाइड में जा सकता है एक दिन में, 10% डाउन साइड में जा सकता है। तो 100 का 10% कितना होगा? 110। और लोअर साइड में 100 माइनस 10 90। तो इस दिन ये स्टॉक 90 से 110 इसी बीच में मूव कर सकता है। ना ये 111 112 110 से कुछ भी ऊपर ट्रेड नहीं कर सकता, 90 से नीचे कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकता। हमने आज के दिन की ट्रेडिंग रेंज को लिमिट कर दिया। इसी चीज को बोलते हैं प्राइस बैंड, कि हमने जो भी प्राइस की रेंज थी कि इससे इसके बीच में ट्रेड कर सकता था, उसको लिमिट कर दिया। कैलकुलेट किस बेसिस पर होती है? जो भी उस स्टॉक का प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस होगा और जो भी उसकी लिमिट होगी। जैसे 10% तो 10% 20 होती, तो 120 और 80 हो जाता। कितने परसेंटेज इसकी रेंज है प्लस लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस क्या है, उससे आज के दिन की लिमिट डिसाइड होगी, जिसको हम बोल देते हैं प्राइस बैंड। फिर नेक्स्ट आता है पे ऑफ चार्ट्स। अब मान लो आपने फ्यूचर में एक पोजीशन ली, लॉन्ग ली या फिर आपने शॉर्ट ली, कोई एक पोजीशन ली। फिर फ्यूचर का एक्सपायरी के दिन प्राइस क्या होगा, आपने वो एक एक्सिस पर डाल दिया। फिर उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस कितना हो सकता है, उसको अगर मैं एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, तो वो मेरा क्या हो गया? पे ऑफ चार्ट्स। जैसे मान लो आपने 100 में फ्यूचर को लॉन्ग किया था, 100 में आपने लॉन्ग किया था, एक्सपायरी के दिन उसका प्राइस मान लो 120 हो जाता है, एक्सपायरी के दिन उसका प्राइस 120 है, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 120 माइनस 100, 20 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट होगा। तो ये यही रिप्रेजेंट करेगा कि 20 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट होगा। अगर 140 हो जाता तो 40 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट होता। अगर गिर के आपका 70 रह जाता तो आपको 30 रुपीज का, 60 रह जाता तो 40 रुपीज का लॉस होता।
तो आपने जो भी पोजीशन ली उसके बेसिस पर फ्यूचर का जो भी एक्सपायरी के दिन प्राइस होगा, आपको कितना प्रॉफिट और लॉस होगा, उसको अगर आप एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, तो वो आपका क्या हो जाता है, पे ऑफ चार्ट हो जाता है। अब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आप लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हो, शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हो। आप कोई भी पोजीशन लो, आपका प्रॉफिट और लॉस अनलिमिटेड रहेगा। ये लाइन कहीं तक जा सकती है, ये लाइन कहीं तक जा सकती है। आपको प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है, लॉस भी अनलिमिटेड है। इसलिए इनके सिमेट्रिक पे ऑफ्स है। तो ये लाइन देखो आपकी लीनियर है, कहीं भी ऐसे मुड़ नहीं रही। तो आपकी लीनियर और सिमेट्रिक पे ऑफ्स है। फ्यूचर के केस में आपके पे ऑफ्स क्या रहेंगे, सिमेट्रिक रहेंगे। अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, अनलिमिटेड लॉस होगा, दोनों साइड पर सिमेट्री है। और लीनियर पे ऑफ्स रहेंगे, कहीं पर भी लाइन ब्रेक नहीं हो रही है। अब अगर हम लॉन्ग फ्यूचर्स की बात करें कि आपने फ्यूचर्स बाय किया है, तो आपको प्रॉफिट कब होगा। आपने 100 पर फ्यूचर बाय किया है, तो आपको प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस राइज करेगा, 120 हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर कम होगा, 80 होगा, तो आपको लॉस होगा। तो लॉन्ग फ्यूचर के केस में क्या होता है कि जब प्राइस राइज करता है तो हमें प्रॉफिट होता है, और जब प्राइस फॉल करता है, गिरता है, तो हमें लॉस होता है। सिमिलरली शॉर्ट फ्यूचर के केस में क्या होगा, शॉर्ट का मतलब है कि आपने 100 पर सेल किया है, तो बाद में आप उसे बाय करोगे। 100 में आपने सेल किया है, अगर आप फ्यूचर में उसको 80 में बाय कर लोगे, तो आपको प्रॉफिट होगा कि 100 में सेल किया था, 80 में बाय कर लिया, तो प्रॉफिट होगा। शॉर्ट के केस में जब आपका प्राइस गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और जब प्राइस चढ़ेगा तो आपको लॉस होगा। पे ऑफ चार्ट यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि 100 में बाय किया, इस साइड आपका प्रॉफिट है, ये वाला पार्ट आपका प्रॉफिट है, और बढ़ने पर ये वाला पार्ट आपका लॉस है। जैसे 120 हो गया तो 20 रुपीज का लॉस हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि फ्यूचर्स का प्राइस डिसाइड कैसे होगा। मान लो आपका एक्स वाई जेड स्टॉक है, जिसका अभी स्पॉट प्राइस कैश मार्केट में 100 चल रहा है, तो उसके फ्यूचर का प्राइस क्या होना चाहिए, 101 होना चाहिए, 102 होना चाहिए, 98 होना चाहिए, 99 होना चाहिए। फ्यूचर का प्राइस क्या होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा। तो इसके लिए मल्टीपल मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। हमारे एनआईएसएम 8 के सिलेबस में दो मेन मॉडल दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल और एक्सपेक्टेशन मॉडल। वन बाय वन हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल क्या कहता है कि जो फ्यूचर का प्राइस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि जो भी स्पॉट प्राइस है, कैश मार्केट में अंडरलाइन का प्राइस है, प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी कितना होना चाहिए। और कॉस्ट ऑफ कैरी क्या है, जो हमने डिस्कस की थी, स्टोरेज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट पेड माइनस कोई भी इनकम आ रही है। जैसे अगर गोल्ड की बात करें, अगर स्पॉट प्राइस मान लेते हैं कि 80,000 चल रहा है, और हमें 3 मंथ के लिए कैरी करना है, उसकी कॉस्ट हमें 200 पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ कैरी हमारी 200 होगी। 3 मंथ्स का जो फ्यूचर है, उसका फेयर प्राइस कितना होना चाहिए, 80,000 स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी 200, 80,200 इतना होना चाहिए। अगर इतना नहीं होगा, हमने फेयर फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट किया, अगर उतना नहीं होगा, एक्चुअल प्राइस उतना नहीं होगा, तो मार्केट में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करेगी। आर्बिट्राज क्या था, रिस्क फ्री प्रॉफिट की ऐसी स्ट्रेटजी जिससे लोग रिस्क फ्री प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब देखते हैं कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कैसे एग्जिस्ट करेगी। अगर हमारा प्राइस इससे डेविएट हुआ, जो हमारा फेयर फ्यूचर प्राइस हमने कैलकुलेट किया, एक्चुअल प्राइस अगर इससे अलग हुआ, तो हमारी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कैसे एग्जिस्ट करेंगी। दो केस हो सकते हैं कि जो हमारा एक्चुअल प्राइस है वो फेयर प्राइस से ज़्यादा है या फिर कम है। तो पहले हम ज़्यादा वाला केस देखते हैं। इस केस में क्या होगा, हमारा स्पॉट प्राइस था 80,000, कॉस्ट ऑफ कैरी थी 200, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा प्राइस 80,200 इतना होना चाहिए, ये फेयर फ्यूचर प्राइस है। पर एक्चुअल मार्केट प्राइस मान लेते हैं कि 80,500 इतना है, यानी कि हमारा एक्चुअल फ्यूचर प्राइस फेयर प्राइस से ज़्यादा है। इस केस में कैसे हम आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें फ्यूचर मार्केट में सेल कर देना है। फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा है तो हमें उसमें सेल कर देना है, और कैश मार्केट में बाय कर लेना है। कैश मार्केट में हमें 80,000 पर मिल जाएगा, फ्यूचर मार्केट में 8500 पर हम सेल कर देंगे। फिर जो हमने कैश मार्केट में बाय किया, हमें उसे 3 मंथ्स के लिए होल्ड भी करना पड़ेगा। होल्ड करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैरी भी लगेगी, 200 हमें कॉस्ट ऑफ कैरी लग गई। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्चुअल में गोल्ड पड़ा है, और हमने इसका फ्यूचर सेल किया हुआ है। यानी कि हमें या तो इसे कैश में सेटल करना पड़ेगा, कि जो भी एक्सपायरी पर प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट या लॉस सेटल करना पड़ेगा, या फिर हम इसमें डिलीवरी कर सकते हैं। हमने गोल्ड को बेचा हुआ है, तो एक्चुअल में गोल्ड को डिलीवर कर दे, हम ये भी कर सकते हैं। अब हमारे पास गोल्ड एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, हमने कैश मार्केट से बाय किया था तो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, हमने फ्यूचर सेल किया हुआ है। तो जिस दिन एक्सपायरी आएगी, इसकी जब भी एक्सपायरी आएगी, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गोल्ड है उसको डिलीवर कर देंगे, उसको एक्चुअल में डिलीवर कर देंगे।
स्टार्टिंग में इस स्ट्रेटेजी से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना गोल्ड था ना फ्यूचर था। हमने कैश मार्केट से गोल्ड बाय कर लिया, उसको 3 मंथ्स के लिए होल्ड किया, तो हमारी कॉस्ट कितनी आई? 80,200। स्पॉट प्राइस में बाय करने की प्लस होल्ड करने की हमारी 80,200 इतनी हमारी कॉस्ट आई। पर हमने सेल कितने में किया हुआ था? 85,000 में। हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? हमारा 300 का प्रॉफिट हो गया। स्टार्टिंग में जो हमारे पास था कि ना गोल्ड था ना कोई फ्यूचर में ट्रेड था, एंड में भी वही है, ना गोल्ड है ना फ्यूचर में ट्रेड है, बस हमारे पास 300, जो भी इनका डिफरेंस था वो आ गया। इसे कहते हैं कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, कि कैश मार्केट में खरीद लो और उसको कैरी करो और फ्यूचर में सेल कर दो। सेकंड केस हमारा क्या हो सकता था? अगर हमारा एक्चुअल फ्यूचर प्राइस फेयर फ्यूचर प्राइस से कम होता, तो उस केस में हमारी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कैसे एग्जिस्ट करती? अगेन हम सेम एग्जांपल लेते हैं। हमारा स्पॉट प्राइस 80,000 है, कॉस्ट ऑफ कैरी 200 है। फेयर वैल्यू क्या हुई? 80,200 इतना होना चाहिए। पर एक्चुअल में जो गोल्ड फ्यूचर का प्राइस चल रहा है वो मान लेते हैं 79,500 चल रहा है, फेयर फ्यूचर प्राइस से कम चल रहा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते थे? हम मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास या तो गोल्ड है या फिर हम इसे बोरो कर सकते हैं, किसी से बोरो कर सकते हैं। तो हमें क्या करना था? हमें फ्यूचर में बाय कर लेना था, क्योंकि फ्यूचर का प्राइस कम चल रहा है, तो हम फ्यूचर को तो बाय कर लेंगे, और जो हमारे पास गोल्ड पड़ा है उसे हम कैश मार्केट में सेल कर देंगे। तो हम बाय किस पर कर लेंगे? 79,500 पर कर लेंगे, और कैश मार्केट में सेल किस पर कर देंगे? 80,000 पर सेल कर देंगे। अब 80,000 पर सेल करेंगे तो हमारे पास कुछ पैसा आएगा। कैश मार्केट में क्या होता है? एक हाथ से पैसा लो, दूसरे हाथ से असेट दो, तो हमने असेट दी तो हमें पैसा मिल जाएगा, हमारे पास पैसा आ गया। उस पैसे से हम इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, बैंक में डाल दें या फिर किसी को लोन दे दें, तो हम इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। कितना अर्न करेंगे? हम मान लेते हैं कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैरी थी उतना ही हम इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, तो हम 200 अर्न कर लेंगे। हमारे पास स्टार्टिंग में 80,000 आ गया, और फिर इंटरेस्ट हमने अर्न कर लिया 200। हमने सेल किस पर किया था? 79,500 पर। तो हमारे पास 700 रुपीज एक्स्ट्रा आए। और स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था? गोल्ड था। अब हमने गोल्ड बेच दिया है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब 3 मंथ्स बाद हम क्या करेंगे? जो हमने गोल्ड फ्यूचर बाय किया था, हम इसकी डिलीवरी ले लेंगे। डिलीवरी लेने का मतलब हुआ कि जो भी सेलर होगा वो हमें गोल्ड डिलीवर कर देगा। तो एट द एंड हमारे पास फिर से गोल्ड आ गया। हमारा फेयर फ्यूचर प्राइस ज़्यादा था एक्चुअल प्राइस से, तो हमने क्या किया? फ्यूचर में बाय कर लिया और कैश मार्केट में सेल कर दिया। बेसिकली जहां पर प्राइस ज़्यादा हो वहां पर सेल कर दो, और जहां पर कम हो वहां पर बाय कर लो। फ्यूचर का प्राइस कम था तो हमने वहां पर बाय कर लिया, कैश मार्केट में सेल कर दिया, और फिर 3 मंथ्स के बाद अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लिया। तो जो भी अगेन इनका डिफरेंस होगा वो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। इसे कहते हैं रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। जब हम कैश मार्केट में बाय करते हैं और उसे कैरी करते हैं तो वो हो जाता है कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, और जब हम कैश मार्केट में सेल करते हैं तो उसे बोल देते हैं रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। तो कैश एंड कैरी मॉडल कहता है कि जो हमारा फ्यूचर का प्राइस है वो फेयर फ्यूचर प्राइस यानी कि स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी इसके इक्वल होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ भी होगा तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करेंगी। नाउ हमें फेयर फ्यूचर प्राइस की कैलकुलेशन के टाइम पर एक और चीज का ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक हम मान के चल रहे थे कि हमारी कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी, पर हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारी ब्रोकरेज लगेगी, फिर प्रॉफिट होगा तो उस पर टैक्स वगैरह भी लगेगा। कुछ ना कुछ हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एसोसिएटेड होगी। तो अगर हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रही है तो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल कहता है कि आपका एक फिक्स फ्यूचर प्राइस नहीं होगा, बल्कि एक रेंज में फ्यूचर प्राइस एग्जिस्ट करेगा, जो कि फेयर माना जा सकता है। कि इस बाउंड के बाहर ही आपकी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करेगी। इस बाउंड के अंदर आपकी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। किसकी वजह से? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से आपका इस रेंज में प्रॉफिट नहीं होगा, आर्बिट्राज की वजह से आपका प्रॉफिट नहीं होगा। और इन्हीं बाउंड्स को क्या कह देते हैं? नो आर्बिट्राज बाउंड। कि एक फिक्स फ्यूचर प्राइस नहीं है कि 100 फिक्स हो गया, इससे डेविएट करेगा तो प्रॉफिट कमा लेंगे, नहीं। एक रेंज होगी कि उस रेंज के बाहर जाएगा तभी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये बाउंड कितना बड़ा या कितना छोटा होगा ये किस पर डिपेंड करेगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी उतना बड़ा ये बैंड का साइज होगा, और जितनी कम होगी उतना नैरो बैंड का साइज होगा। इसलिए एफिशिएंट मार्केट के लिए लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होनी चाहिए, ताकि हमारे जो बाउंड है ये नैरो हो और हमारे फ्यूचर के प्राइस फेयरली और एफिशिएंटली अलाइन हो सके। अब कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में जो फ्यूचर का प्राइस कैलकुलेट किया उसके लिए कुछ अजम्पशन की गई है। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल की कुछ अजम्पशन है। पहली अजम्पशन क्या है? अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग असेट,
कि आप उसको जितना बाय करना चाहो, जितना सेल करना चाहो, वो अवेलेबल है। सेकंड है नो सीजनल डिमांड एंड सप्लाई, कि थ्रू आउट द ईयर डिमांड और सप्लाई यूनिफॉर्म रहती है। ऐसा नहीं है कि दिवाली के टाइम पर डिमांड ज़्यादा आ गई या फिर सप्लाई ज़्यादा आ गई, सीजनल डिमांड या सप्लाई नहीं आती है। थर्ड आता है होल्डिंग एंड मेंटेनिंग असेट इज इजी, कि जो भी अंडरलाइंग असेट है आप उसको इजीली होल्ड भी कर सकते हो और मेंटेन भी कर सकते हो। ऑब्वियसली आपका कुछ स्टोरेज कॉस्ट या फिर अदर कॉस्ट लगेंगी, लेकिन उसको होल्ड करना और मेंटेन करना ईजी है। शॉर्ट सेलिंग फिजिबल, हमने देखा था कि जब हमें रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज करना था तो हमने कैश मार्केट में सेल किया था। तो शॉर्ट सेलिंग फिजिबल होनी चाहिए। उस टाइम पर हमने क्या मान लिया था कि हमारे पास गोल्ड होना चाहिए, अगर गोल्ड ना भी होता तो भी हम उसको सेल कर पाते। शॉर्ट सेलिंग फिजिबल होनी चाहिए। कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई टैक्सेस नहीं है, कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कॉस्ट एग्जिस्ट करेंगी तो हमारा फेयर की बजाय कुछ बाउंड रहेगा, जिसके आउटसाइड में ही हमारी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करेंगी। फिर इसी कैश एंड कैरी मॉडल में एक और कंसेप्ट आता है कन्वीनियंस यील्ड का। कन्वीनियंस यील्ड क्या है? ये है इनटेंजिबल या फिर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, जो आपको लगता है कि अगर आपके पास असेट हो तो आपको फीलिंग आएगी। जैसे एग्जांपल की बात करें, मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, फ्लड आ रहा है या वार जैसी सिचुएशन बन रही है। उस टाइम पर अगर आपके पास असेंशियल कमोडिटीज, राइस, व्हीट, ये सब आपके घर में पड़ी हों, तो आपको सेफ फील होगा कि कुछ डिजास्टर भी आ जाता है तो भी कोई बात नहीं, मेरा जीवन इजीली चल जाएगा। इसी चीज को कह देते हैं कन्वीनियंस यील्ड, कि आपको अच्छी फील आ रही है कन्वीनियंस ऑफ होल्डिंग असेंशियल कमोडिटीज या कन्वीनियंस ऑफ होल्डिंग असेट, कि आपके पास वो असेट पड़ी है आपकी जरूरत के टाइम पर। इससे होगा क्या? अब हर कोई कन्वीनियंस के लिए उसको बाय करना चाहेगा, तो डिमांड में इंक्रीज होगा। डिमांड में इंक्रीज होगा तो क्या होगा? स्पॉट प्राइस उसका इंक्रीज हो जाएगा। ये जो भी नेचुरल डिजास्टर आया ये तो टेम्परेरी रहेगा, 1 मंथ रह गया, 2 मंथ रह गया, तो हमारा स्पॉट प्राइस फ्यूचर प्राइस से ज्यादा हो जाएगा। किसकी वजह से? कन्वीनियंस यील्ड की वजह से। तो जो हमारा फेयर फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला था, स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी, इसमें हमें कन्वीनियंस यील्ड को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे? उसको सब्ट्रैक्ट करके। हमारे फेयर फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस कन्वीनियंस यील्ड। इसी वजह से समटाइम्स आपका फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से कम भी हो सकता है। पर जब कन्वीनियंस यील्ड पिक्चर में आएगी, उस टाइम पर रिवर्स आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स आर्बिट्राज के लिए क्या करना पड़ता है? आपको असेट को कैश मार्केट में सेल करना पड़ता है। पर कोई सेल करेगा ही क्यों? उसे तो कन्वीनियंस चाहिए, अच्छी फीलिंग चाहिए। तो कोई भी सेल नहीं करेगा, या फिर आपके पास असेट नहीं है तो कोई आपको लैंड नहीं करेगा कि आप उसे सेल कर सको, जबकि रिवर्स आर्बिट्राज के लिए हमें वो चाहिए। तो कन्वीनियंस के टाइम पर रिवर्स आर्बिट्राज वाली अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। फिर सेकंड मॉडल हमारा आता है एक्सपेक्टेशंस मॉडल। ये कहता है कि फ्यूचर प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बट लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इस सेट का प्राइस क्या रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो आज के दिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 मंथ्स के बाद गोल्ड का प्राइस ये होगा, मैं अपना एस्टिमेशन लगा रहा हूँ। तो जिस प्राइस पर ज्यादा लोग एस्टिमेट लगाएंगे उसके अराउंड उसका फ्यूचर प्राइस रहेगा। फ्यूचर प्राइस इज द एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस ऑफ एन असेट इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में उसका प्राइस क्या हो सकता है, उसकी एक्सपेक्टेशन ही उसका फ्यूचर प्राइस है। इसीलिए फ्यूचर प्राइस ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि स्पॉट प्राइस से प्रीमियम पर भी ट्रेड कर सकते हैं, या फिर कम भी हो सकते हैं, यानी कि स्पॉट प्राइस से डिस्काउंट पर भी ट्रेड कर सकते हैं। और फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी इंडिकेट करते हैं, कि स्पॉट प्राइस बढ़ेगा या फिर कम जाएगा, स्टॉक का प्राइस अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। इसी रिस्पेक्ट में दो टर्म्स आती है, कॉन्टेंगो मार्केट और बैकवर्डेशन मार्केट। अगर फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा है, यानी कि स्टॉक का प्राइस राइज करेगा या फिर मार्केट राइज करेगी, तो उसे बोल देते हैं कॉन्टेंगो मार्केट। और अगर इसका अपोजिट है, फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से कम है, यानी कि स्टॉक का प्राइस डाउन साइड में जाएगा या फिर मार्केट डाउन साइड में जाएगी, तो उसे बोल देते हैं बैकवर्डेशन मार्केट। अब इस मॉडल के रिगार्डिंग भी कुछ पॉइंट्स है जिनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये मॉडल कहाँ पर रेलिवेंट है? जहां पर असेट को इजीली शॉर्ट सेल नहीं किया जा सकता या फिर स्टोरेज नहीं किया जा सकता। कैश एंड कैरी मॉडल क्या था कि असेट को इजीली स्टोर करना चाहिए, प्लस शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जहां पर ये चीजें फिजिबल नहीं है, वहां पर हम एक्सपेक्टेशन मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्या है? फ्यूचर प्राइस और जो स्पॉट प्राइस है, अभी कैश मार्केट में प्राइस है, जो भी एक्सपायरी डे होगा इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, लास्ट ट्रेडिंग डे होगा, उस दिन दोनों मर्ज कर जाएंगे, कन्वर्ज कर जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। और इसीलिए जो भी आउटस्टैंडिंग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो स्पॉट प्राइस पर ही सेटल होंगे। अब नेक्स्ट आता है
कि फ्यूचर्स में ट्रेड करने के रिस्क क्या-क्या है। तो मेजरली 2 कैटेगरी के रिस्क होते हैं। एक होता है सिस्टेमैटिक रिस्क जिसको हम मार्केट रिस्क भी कहते हैं। दूसरा होता है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क जिसको हम अनसिस्टेमैटिक रिस्क भी कहते हैं। मार्केट रिस्क का मतलब क्या है कि जो पूरी की पूरी इकोनॉमी यानी कि सारे-सारे स्टॉक्स, सारी-सारी कमोडिटीज को इक्वली इंपैक्ट करेगा। और कंपनी स्पेसिफिक क्या हो जाता है कि जो केवल एक पर्टिकुलर कंपनी को ही इंपैक्ट करेगा, बाकी कंपनी को इंपैक्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल लूं, मान लो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ आती है, तो वो केवल बैंकिंग सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा। वो एनर्जी सेक्टर, बाकी किसी भी सेक्टर को इम्पैक्ट नहीं करेगा। या फिर मान लो किसी पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, तो वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगा, तो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाएगा और सेल्स कम होगी। तो जिस कंपनी के वर्कर्स ने स्ट्राइक किया है, ये केवल उसी कंपनी को इफेक्ट करेगा, उसी कंपनी के प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। तो इसे बोल देते हैं कंपनी स्पेसिफिक या फिर अनसिस्टेमेटिक रिस्क। और सिस्टेमेटिक रिस्क की बात करें तो क्या हो सकते हैं? जैसे इंटरेस्ट रेट में अगर कुछ चेंज आ रहा है, करेंसी डेप्रिशिएट या फिर एप्रिशिएट हो रही है, या फिर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, कोई वार की सिचुएशन बन रही है, या एक टाइप की ऐसी कोई भी सिचुएशन जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करती है, तो वो सारे सेक्टर, सारी कंपनीज को इक्वली इफेक्ट करती है, तो उसे बोल देते हैं सिस्टेमेटिक या फिर मार्केट रिस्क। जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कैसे? डाइवर्सिफिकेशन करके। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हुआ कि हम अलग-अलग सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट कर दें। हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर या फिर एक कंपनी में इन्वेस्ट ना करके अलग-अलग सेक्टर की अच्छी कंपनियां उठाएं और सब में थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट कर दें। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि एक ही बास्केट में सारे अंडे मत डालो। थोड़ा-थोड़ा हर जगह पर इन्वेस्ट करते रहो। तो इसलिए जो भी अनसिस्टेमेटिक या फिर कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, उसको हम डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए इसे कहते हैं डाइवर्सिफाइबल रिस्क। और जो मार्केट रिस्क है, वो तो सारी कंपनीज को इम्पैक्ट कर रहा है। हमने डाइवर्सिफिकेशन किया हो ना किया हो, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए इसको डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रिड्यूस नहीं कर सकते, और इसे नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है बीटा। एक सिक्योरिटी का सिस्टेमैटिक रिस्क कितना है, उसको मैथमेटिकली मेजर करने के लिए टर्म आती है बीटा। जनरली जो कंप्लीट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है या फिर डाइवर्सिफाइड मार्केट इंडेक्स होता है, जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, उनका बीटा को हम 1 मान लेते हैं कि ये कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड है। उसका जो सिस्टेमैटिक रिस्क है, उसको 1 मान लेते हैं। अब अगर हमारे स्टॉक का या फिर हमारे पोर्टफोलियो का बीटा 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा वोलेटाइल है, ज़्यादा अप डाउन उसमें होगा। बेंचमार्क मार्केट इंडेक्स जिसका बीटा 1 है, उसकी कंपैरिजन में हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा अप डाउन होगा। अगर बीटा 1 से कम है, हमारा पोर्टफोलियो लेस वोलेटाइल है, कि मार्केट की जो मूवमेंट है उससे कम मूवमेंट हमारे पोर्टफोलियो में होगा। अगर एग्जांपल की बात करें, अगर हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक का बीटा 1.4 है और मार्केट 10% से मूव करती है, तो हम 14%, 10% इंटू 1.4, 14% से हमारा पोर्टफोलियो मूव करेगा। अगर बीटा पॉजिटिव है, तो सेम डायरेक्शन में, कि मार्केट अप जा रही है तो अप साइड में, मार्केट डाउन जा रही है तो डाउन साइड में। और अगर नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में, कि मार्केट अप जा रही है तो हम डाउन, मार्केट डाउन जा रही है तो हम अप। अब बीटा कैलकुलेट कैसे करें? हमने एक पोर्टफोलियो बनाया जिसके अंदर मल्टीपल स्टॉक्स हैं। अब हमें हमारे पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करें? तो जो पोर्टफोलियो का बीटा होता है, वो वेटेड एवरेज होता है। जो भी इंडिविजुअल सिक्योरिटीज हमारे पोर्टफोलियो में है, उनके बीटा का वेटेड एवरेज होता है। जैसे एग्जांपल है, हमारे पोर्टफोलियो में मान लेते हैं 2 स्टॉक है, ए और बी। ए का बीटा है 1.2, बी का बीटा है 1.1। हमारे पोर्टफोलियो में दोनों सिक्योरिटीज का वेट कितना है? 60:40 के रेशो में है। ए का वेट 60% है, बी का 40% है। तो अगर हमें पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है, तो हम इनकी वेटेड एवरेज ले लेंगे। स्टॉक ए का वेट इंटू स्टॉक ए का बीटा प्लस स्टॉक बी का वेट इंटू स्टॉक बी का बीटा। अगर सी डी मल्टीपल स्टॉक्स होते तो इसी तरह से हम ऐड करते जाते। तो 1.16 ये हमारे पोर्टफोलियो का बीटा आ गया। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि डेरिवेटिव मार्केट में हेजर्स भी होते हैं, ट्रेडर्स भी होते हैं और आर्बिट्राजर्स भी होते हैं। तो हम फ्यूचर्स का यूज करके अपने रिस्क को हेज कैसे कर सकते हैं? इन तीनों स्ट्रेटजी, हेजिंग, ट्रेडिंग और आर्बिट्राज, इन तीनों को डिटेल में हम फिफ्थ चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस हम इस टॉपिक को थोड़ा सा टच करेंगे। अगर हमें फ्यूचर्स का यूज करके हेज करना है तो कैसे कर सकते हैं? मान लो हमारे पास XYZ स्टॉक के 600 शेयर्स हैं और इसके फ्यूचर का लॉट साइज भी 600 यूनिट्स का है। हमारे पास 600 शेयर्स हैं और इसका लॉट साइज भी 600 यूनिट्स का है। तो अगर हमें डर लग रहा है कि आने वाले 1-2 मंथ्स में मार्केट डाउन जा सकती है और हमें नुकसान हो सकता है, और हम इन शेयर्स को बेचना भी नहीं चाहते,
तो हमें कुछ टाइम के लिए इन्हें हेज करना है कि उस टाइम पर मार्केट अप जाए चाहे डाउन जाए, मेरा जो अभी प्रॉफिट या लॉस है उतना ही रहे। मेरे ना प्रॉफिट में कुछ बढ़े, ना लॉस में कुछ बढ़े। उसको मैं कैसे कर सकता हूँ? इसके लिए सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ कि जो 600 यूनिट्स हैं, मैं इसका फ्यूचर सेल कर दूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट में सेल कर दूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट में 600 यूनिट्स है, तो मैं सेल कर दूँ। मेरे पास 600 यूनिट्स बाय की पड़ी थी, अब मैंने फ्यूचर में इसे सेल कर दिया। अब मान लो प्राइस मेरा डाउन की तरफ जाता है, प्राइस गिरता है, तो मेरे पास जो शेयर थे, इसमें तो लॉस होगा, पर सेम प्रॉफिट मुझे जो फ्यूचर में सेल किया था, वहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। ज़ीरो प्रॉफिट, ज़ीरो लॉस आ जाएगा। सिमिलरली अगर प्राइस बढ़ता है, तो जो मेरे पास स्टॉक्स थे, ऑलरेडी कैश मार्केट में स्टॉक थे, उसमें तो प्रॉफिट होगा, लेकिन फ्यूचर में मुझे लॉस हो जाएगा। तो यहाँ भी मेरा ज़ीरो प्रॉफिट, ज़ीरो लॉस हो जाएगा। इस तरह से मैं हेज कर सकता हूँ। अगर मैं स्टॉक फ्यूचर का यूज़ कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए हेज कर रहा हूँ, तो मेरा रेशो 1:1 रहेगा कि जितने मेरे पास शेयर्स हैं, उतने ही शेयर्स मैं फ्यूचर में सेल करूँगा। अब हमारा सेकंड केस क्या हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसा स्टॉक है जिसका फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। फ्यूचर तो कुछ लिमिटेड स्टॉक के ही एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास जो स्टॉक है उसका फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम उसे हेज कैसे करें? या फिर मेरे पास एक पोर्टफोलियो है जिसमें 30 शेयर्स हैं, मैं इस पूरे पोर्टफोलियो को हेज करना चाहता हूँ। तो क्या मैं जो भी मेरे 30 स्टॉक्स हैं, हर एक के फ्यूचर में जाकर उसे बेचूं, इतनी ट्रांजैक्शन करूं? क्या कोई ईजी वे है? इसके लिए ईजी वे होता है इंडेक्स फ्यूचर्स, जो कहाँ पर काम आता है कि ऐसे स्टॉक्स जिनका फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर आप अपने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हो जिसके अंदर मल्टीपल स्टॉक्स हैं, तो आप क्या करो, आप इंडेक्स फ्यूचर को सेल कर दो। आपके पास स्टॉक्स हैं, मल्टीपल स्टॉक्स हैं, आपकी बाय पोजीशन है और आपको हेज करना है, यानी कि कुछ चीज़ शॉर्ट करनी पड़ेगी, कोई सेल करनी पड़ेगी। और आप इंडिविजुअल स्टॉक को सेल नहीं करना चाहते या फिर उनका फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप इंडेक्स के फ्यूचर को शॉर्ट कर दो। इंडेक्स फ्यूचर क्या होता है? डाइवर्सिफाइड होता है कि ऑलमोस्ट उसमें हर तरह के स्टॉक्स रहते हैं, प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड होता है। और अगर आपका पोर्टफोलियो भी प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड है, तो आप इंडेक्स फ्यूचर को सेल करके उसको हेज कर सकते हो। इवन आपका पोर्टफोलियो अगर प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड नहीं है, तो आप क्या करो, अपने पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट कर लो। उसके बाद आपको इंडेक्स फ्यूचर के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल करना पड़ेगा, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। आपको इंडेक्स फ्यूचर के कितने कॉन्ट्रैक्ट सेल करने पड़ेंगे, वो कैसे निकलेगा? जो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, इनटू में जो आपके पोर्टफोलियो का बीटा है, डिवाइडेड बाय में इंडेक्स फ्यूचर के एक कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स आपको सेल करने पड़ेंगे। इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल हम चैप्टर 5 में देखेंगे। हम इन चीज़ों को चैप्टर 5 में दोबारा से डिस्कस करेंगे, उस टाइम पर हम इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स इन हेजिंग। लॉन्ग हेज, शॉर्ट हेज, क्रॉस हेज, हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ। लॉन्ग हेज किसे कहते हैं? अगर आप फ्यूचर्स को बाय करके हेज कर रहे हो, जैसे पिछले एग्जांपल में हम क्या करते, सेल करके हेज कर रहे थे, फ्यूचर को सेल करके हेज कर रहे थे। अगर आप बाय करके हेज करते हो तो उसे लॉन्ग हेज कह देंगे, और जो हमने किया था सेल करके हेज किया था, उसे बोल देते हैं शॉर्ट हेज। अब बाय करके आप हेज कैसे कर सकते हो? मान लो आपको कुछ स्टॉक्स खरीदने हैं, लेकिन आज की डेट में आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा 6 मंथ्स के बाद आएगा, पर आपको डर लगता है कि 6 मंथ्स में तो स्टॉक के प्राइस राइज कर जाएंगे और तब तक मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे। उस टाइम पर आप क्या करो, आपके पास सफिशिएंट पैसा अभी नहीं है, तो फ्यूचर्स बाय कर लो। फ्यूचर्स बाय करने में क्या होगा, आपको लीवरेज मिलेगा, आपको लेस अमाउंट देना पड़ेगा, आपको पूरा अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, जैसे 20% के अराउंड ही पैसा देना पड़ेगा। तो जो भी इंक्रीज होगा, आपका फ्यूचर इंक्रीज हो जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा, आप 6 मंथ्स में उस पैसे से वो खरीद लेना। तो इस तरह से आप फ्यूचर्स को बाय करके भी हेज कर सकते हो। फिर आता है आपका क्रॉस हेज। क्रॉस हेज का मीनिंग है कि आपको हेज करना है, लेकिन जो आपकी असेट है उसका फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि उससे रिलेटेड असेट के फ्यूचर में ट्रेड ले लो। जैसे मान लो आपकी जेट या फिर एरोप्लेन की कंपनी है और उसका फ्यूल का फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता। आपको डर है कि फ्यूल के प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, तो मैं फ्यूल के प्राइसेस को हेज करना चाहता हूँ, लेकिन उसका फ्यूचर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। उस केस में आप उससे रिलेटेड असेट क्रूड ऑयल के फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। ये दोनों असेट आपस में रिलेटेड है और जनरली सेम डायरेक्शन में मूव करती है। तो जब डायरेक्ट फ्यूचर एग्जिस्ट ना करे, तो आप रिलेटेड असेट में ट्रेड लेते हो, तो उसे बोल देते हैं क्रॉस हेज। एंड फोर्थ टर्म आती है आपकी हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ। अब मान लो आपको पोर्टफोलियो किसी मिड डेट, जैसे मान लो 20 फेब को सेल करना है। आपके फेब, जैन, मार्च, अलग अलग मंथ के कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करेंगे। तो आप कौन से मंथ का फ्यूचर ट्रेड लो ताकि आपका पोर्टफोलियो हेज हो जाए?
तो जिस डेट को आपको अपना पोर्टफोलियो सेटल करना है, बाय करना है, सेल करना है, जो भी करना है, उसके जस्ट इमीडिएट डेट बाद जो भी फ्यूचर की एक्सपायरी डेट आ रही हो, जैसे 20 फेब है, इसका लास्ट थर्सडे इसके बाद ही आएगा, तो आप फेब मंथ के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करो। हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ का मतलब है कि आप कौन से मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करके अपने पोर्टफोलियो को हेज करो। तो जिस भी डेट को आपको अपने पोर्टफोलियो को सेटल करना है, उसके इमीडिएट नेक्स्ट जो फ्यूचर आ रहा है उस डेट का, जैसे 20 फेब को करना है तो फेब मंथ का लोगे। अगर मान लो 15 मार्च को करना होता तो आप मार्च मंथ का लेते हैं। तो हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ क्या है? मैच्योरिटी मंथ ऑफ द हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट जो आपको लेना है। फिर लास्ट टॉपिक आपका आता है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर्स। तो हम ऑलरेडी कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज को डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो थर्ड टाइप की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है वो क्या है? इंटर एक्सचेंज या फिर इंटर मार्केट आर्बिट्राज। जैसे हमारे अलग अलग एक्सचेंजेस होते हैं, एनएससी हो गया, बीएससी हो गया। अब इन पर स्टॉक का प्राइस अलग अलग हो सकता है, फ्यूचर का प्राइस अलग अलग हो सकता है। मान लो एनएससी पर एक स्टॉक के फ्यूचर का प्राइस 100 है, बीएससी पर 101 है। तो आप क्या करो? एनएससी पर बाय कर दो, यहाँ पर सेल कर दो, और विद टाइम ये आपस में कन्वर्ज तो होंगे ही, यानी कि दोनों पर सेम प्राइस आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब इस पर लोग बाय करेंगे तो यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पर ये 100.5 की तरफ जाएगा, और यहाँ पर सेल करेंगे तो यहाँ पर सप्लाई बढ़ेगी, तो ये भी 100.5 की तरफ जाएगा। जब दोनों पर प्राइस सेम हो जाए तो आप इनका रिवर्स ट्रेड ले लो, तो आपको 1 रुपीज का रिस्क फ्री प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि सेम असेट के सेम फ्यूचर के अलग अलग एक्सचेंजेस पर अलग अलग प्राइस थे, आपने उसका बेनिफिट उठाया। लेकिन अगेन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ध्यान रखना है। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को तभी लेना है जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बियर करने के बाद आपका प्रॉफिट हो रहा हो। इसके साथ थर्ड चैप्टर के हमारे कंसेप्ट पूरे होते हैं। अब हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैन वन सेल असेट्स इन फ्यूचर्स मार्केट इवन इफ ही डज नॉट ओन एनी सच असेट्स? अगर आप असेट्स को ओन नहीं करते हो तो भी क्या आप फ्यूचर में सेल कर सकते हो? इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट सेल। ऑप्शन है यस, नो। तो शॉर्ट सेल तो अलाउड होता ही है, इसलिए यस, ऑप्शन ए। आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग असेट हैज राइजन इन दिस सिचुएशन डैश। आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक ट्रेड लिया, उसके बाद सेट का स्पॉट प्राइस इंक्रीज हो गया। इस सिचुएशन में क्या होगा? ए लॉन्ग पोजीशन बिकम्स प्रॉफिटेबल, ए शॉर्ट पोजीशन बिकम्स प्रॉफिटेबल, ए लॉन्ग पोजीशन बिकम्स अनप्रॉफिटेबल, नो इफेक्ट। तो लॉन्ग पोजीशन क्या होता था? बाय करना। तो हम बाय करें तो प्राइस बढ़ जाए तभी तो हमें प्रॉफिट होगा, इसलिए ऑप्शन ए लॉन्ग पोजीशन बिकम्स प्रॉफिटेबल। ए ट्रेडर बाइज ए मार्च एबीसी स्टॉक फ्यूचर्स एट रुपीज 268। एबीसी स्टॉक का फ्यूचर 268 में बाय किया, लॉट साइज 200 है। व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस इफ ही स्क्वेयर्स ऑफ द पोजीशन एट 278? हम 278 में अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, तो हमें कितना प्रॉफिट या फिर लॉस होगा? हमने 268 में बाय किया, 278 में सेल कर दिया, एक स्टॉक पर हमें 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, और लॉट साइज कितना है? 200 का। तो 200 पर हमें कितना प्रॉफिट होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 का, तो हमें 2000 का प्रॉफिट होगा, यानी कि प्लस 2000, ऑप्शन ए। इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग द मार्जिन इज पेड बाय डैश। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मार्जिन कौन देता है? बायर ओनली, सेलर ओनली, बोथ बायर एंड सेलर, द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो बायर और सेलर दोनों देते हैं, ऑप्शन सी। देयर इज हायर फ्लेक्सिबिलिटी इन फिक्सिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन एज कंपेयर टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस, ट्रू और फॉल्स? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म आपको स्पेसिफाई करनी है उसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है फ्यूचर्स के कंपैरिजन में। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि फ्यूचर्स में तो क्या होता है? एक्सचेंज स्टैंडर्ड टर्म्स डिसाइड करता है जो सबके लिए सेम होती है, बट फॉरवर्ड में क्या है? दो लोग आपस में मिल रहे हैं तो कुछ भी टर्म्स को डिसाइड कर सकते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। फ्यूचर प्राइसेस आर यूजुअली मोर ट्रांसपेरेंट देन फॉरवर्ड प्राइसेस, ट्रू और फॉल्स? फ्यूचर प्राइसेस फॉरवर्ड प्राइसेस से ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती है जिसमें मल्टीपल ट्रेडर्स रहते हैं जो आकर ट्रेड कर रहे होते हैं। यहाँ पर प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेस पर डिसाइड होता है, तो ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। जबकि फॉरवर्ड में क्या होता है? कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है, इससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो आपको आइडिया नहीं रहेगा, इसलिए कितना प्राइस होना चाहिए उसका भी ज्यादा आइडिया नहीं रहेगा। फॉरवर्ड प्राइसेस लेस ट्रांसपेरेंट होते हैं।
ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डैश कैन बी कैंसल्ड बट ओनली आफ्टर द एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट के बाद ही कैंसिल कर सकते हो। कैन बी कैंसल्ड इफ द काउंटर पार्टी ऑल्सो एग्रीज टू इट। कैंसिल कर सकते हैं अगर सामने वाली पार्टी इसके लिए एग्री करे। कैन नॉट बी कैंसल्ड कैन बी कैंसल्ड इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द काउंटर पार्टी। सामने वाली पार्टी के कंसेंट के बिना भी कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैन बी कैंसल्ड इफ द काउंटर पार्टी ऑल्सो एग्रीज टू इट। दो पार्टी आपस में कॉन्टेक्ट कर रही हैं, तो अगर दोनों एग्री करें तो इसको कैंसिल भी कर सकती हैं। इन फ्यूचर्स मार्केट बेसिस इज डैश करंट इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर्स एंड स्पॉट प्राइस, अंडरलाइंग मार्केट प्राइस। तो बेसिस क्या था? स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का डिफरेंस। ऑप्शन सी। ए लॉन्ग पोजीशन इन फ्यूचर्स मार्केट कैन बी रिवर्स्ड ओनली विद द सेम काउंटर पार्टी फ्रॉम whom द कॉन्ट्रैक्ट was इनिशियली परचेज्ड। ट्रू और फॉल्स? जो फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन है, अगर हमें उसका रिवर्स यानी कि ऑफसेट करना हो, तो क्या हमें सेम काउंटर पार्टी से ही करना पड़ेगा? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हम एक्सचेंज से कर रहे हैं। हम सामने वाली पार्टी को तो जानते ही नहीं, हम एक्सचेंज से कर रहे हैं, बाई भी एक्सचेंज से कर रहे हैं, सेलर भी एक्सचेंज से ट्रेड कर रहा है। तो हमें सेम पार्टी से नहीं, किसी दूसरी पार्टी से भी ऑफसेटिंग पोजीशन कर सकते हैं। मिस्टर एक्स वांट्स टू सेल 24 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एबीसी फ्यूचर्स एट 1450। 24 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचने हैं, 1450 का प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर 50 है, लॉट साइज 50 है, इनिशियल मार्जिन 6% है। हाउ मच विल द इनिशियल मार्जिन टू बी पेड? इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट करना है। इनिशियल मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है? फ्यूचर का प्राइस कितना है? 1450 इंटू लॉट साइज कितना है? 50 है। और ऐसे हमें 24 कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनटू में कितने परसेंट? 6%। तो इसको जो हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा इनिशियल मार्जिन आ जाएगा, और ये कैलकुलेट करके कितना आएगा? 104400। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू प्राइस इनटू लॉट साइज इनटू में जो भी मार्जिन परसेंटेज रिक्वायर्ड है। व्हाट इज टिक साइज? द साइज ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, द मैक्सिमम परमिटेड मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, the minimum permitted movement in the price of the contract, the average of the high and low permitted prices। टिक साइज क्या था? कि जो भी हमारी कोटेशन है उसमें मिनिमम मूवमेंट कितनी हो सकती है। तो ऑप्शन सी, द मिनिमम परमिटेड मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल इज डैश प्राइस ऑफ फ्यूचर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैरी, प्राइस ऑफ फ्यूचर इक्वल टू स्पॉट प्राइस, प्राइस ऑफ फ्यूचर्स इक्वल टू स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी, प्राइस ऑफ फ्यूचर्स इक्वल टू स्पॉट माइनस कॉस्ट ऑफ कैरी। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? प्राइस ऑफ फ्यूचर्स इक्वल टू स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। ऑप्शन सी। इफ फ्यूचर प्राइस इज हायर देन स्पॉट प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग असेट, दिस इज नोन एज डैश मैक्सिमाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, बैकवर्डेशन, कॉन्टेंगो। हमारा फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा है, तो इस मार्केट को क्या कहते हैं? कॉन्टेंगो मार्केट। If the price of far month future is less than the price of near month future, it is called as dash reverse hedging, contango, basis, backwardation। हमारा एक स्पॉट प्राइस है, एक नियर मंथ का है, एक नेक्स्ट मंथ का है, एक फार मंथ का है। इनके बीच में नॉर्मली रिलेशन क्या होना चाहिए? कि हमारा नियर का स्पॉट से ज्यादा होना चाहिए, नेक्स्ट का इससे ज्यादा, फार का इससे ज्यादा। लेकिन हमें क्या दिया है? कि फार मंथ फ्यूचर का प्राइस लेस है, नियर मंथ से लेस है, नियर मंथ से फार का प्राइस लेस है। तो ये हमारी किस टाइप की मार्केट हुई? हमारी बैकवर्डेशन मार्केट हुई। ये काइंड ऑफ सिमिलर ही हो गया कि हमारा स्पॉट प्राइस फ्यूचर प्राइस से ज्यादा है, नियर मंथ के फ्यूचर का प्राइस फार मंथ के फ्यूचर प्राइस से ज्यादा है। ये किसके इक्वल हो गया? कि हमारा स्पॉट प्राइस फ्यूचर प्राइस से ज्यादा है, तो ये बैकवर्डेशन मार्केट हो गई। द फैसिलिटी फॉर लैंडिंग एंड बोरोइंग सिक्योरिटीज इज यूजुअली नेसेसरी फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ डैश कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, क्रॉस हेजिंग यूजिंग फ्यूचर्स, कैलेंडर स्प्रेड यूजिंग फ्यूचर्स। हम असेट को इजीली लैंड भी कर सकें और बोरो भी कर सकें। ये किसके लिए जरूरी होती है? ये रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज के लिए जरूरी होती है, क्योंकि इसमें हमें कैश मार्केट में सेल करना होता है। ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली रेफर्ड टू बाय इट्स डिलीवरी मंथ। ट्रू और फॉल्स? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को उसके डिलीवरी मंथ से रेफर किया जाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे जैन का फ्यूचर, फेब का फ्यूचर, मार्च का फ्यूचर, इस तरह से हम इसे रेफर करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग इज कंसिडर्ड मोर रिस्की देन इक्विटी ट्रेडिंग ड्यू टू डैश हाई लीवरेज, हाई प्रेशर, हाई वॉलेटिलिटी, हाई लिक्विडिटी। फ्यूचर ट्रेडिंग को कैश मार्केट में जो हम ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी ट्रेडिंग, उससे रिस्की माना जाता है। क्यों?
क्योंकि फ्यूचर मार्केट में लीवरेज ज़्यादा होती है, ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस होते हैं। तो ऑप्शन ए, हाई लीवरेज की वजह से। व्हाट इज अनसिस्टेमैटिक रिस्क? Risk related to specific security can be reduced through diversification. Both A and B, none of the above. अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या था? कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, यानी कि स्पेसिफिक सिक्योरिटी से रिलेटेड रिस्क, और इसको हम डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। द रिस्क दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज डैश। ऐसा रिस्क जिसको हम डाइवर्सिफाई करके भी कम नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? सिस्टेमैटिक, अनसिस्टेमैटिक, क्रेडिट, ऑपरेशनल। तो उसे बोलते हैं सिस्टेमैटिक रिस्क, जो कि पूरी मार्केट को ही अफेक्ट करता है। व्हाट डज ए बीटा ऑफ मोर देन वन मीन? Expected percentage change in stock price will be less than the percentage change in the index. Expected percentage change in stock price will be more than percentage change in index. Expected percentage change in stock price will be equal to percentage change in index. इंडेक्स और स्टॉक प्राइस के बीच में रिलेशन, बीटा हमें क्या दिया है? ग्रेटर देन वन, यानी कि जो हमारा स्टॉक होगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा इंडेक्स से, यानी कि हमारा चेंज मोर होगा। ऑप्शन बी, एक्सपेक्टेड परसेंटेज चेंज इन स्टॉक प्राइस विल बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स। लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रेडेड ओनली ऑन एन एक्सचेंज, ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। इसके अलावा इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।